हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनु। वेलकम टू एक्सीलेंस कोचिंग। आज हम करने वाले हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, वो हैं आपके कैप्लस लॉज ऑफ मोशन पे एंड करेंगे हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पे न्यूमेरिकल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। देखें, द अर्थ हैज़ मास कैपिटल M एंड रेडियस क्या है कैपिटल R। G is acceleration due to gravity on surface of the earth. What is its value at height? आपको हाइट पे निकालना है। मैंने आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी करवाई है, वहाँ पे कई सारे फॉर्मूले भी लिखवाए हैं, जैसे कि सरफेस पे, अबव द सरफेस, बिलो द सरफेस। ठीक है, ये तीनों ही फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अब यहाँ पे देखो, आपको किस पे निकालना है, हाइट पे। ठीक है, और एक आपको क्या दे रखा, ऑन द सरफेस की बात है, यानी कि जो जी की वैल्यू ऑन द सरफेस एंड जी की वैल्यू जो है वो हाइट पे पूछी गई है। तो दोनों ही फॉर्मूले लिख लेते हैं। अगर हम ऑन सरफेस की बात करें, ऑन सरफेस की बात करें तो आपका जी डैश क्या होता है, जी एम बाय आर का स्क्वायर। ठीक है, जी डैश नहीं होगा बल्कि जी होगा ये। ठीक है, जी डैश हटा देंगे आप। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ। अगर हम किसी हाइट पे निकालना चाहते हैं, हाइट पे, जैसे कि आपने देखा था ना, ये अर्थ है, ठीक है, ये सेंटर हो गया। अब ये किसी हाइट की बात कर रहा है, किसी एच पे, और ये जो होता है ये होता है आपका रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, इस टाइप का मैंने आपको बना के सिखाया है। तो किसी हाइट की बात करें तो वहाँ पे आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, जी डैश इक्वल्स टू, यही हो जाएगा जी एम बाय आर प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है, ये रेडियस प्लस में ये हाइट ऐड हो जाएगा, है ना। बस सिंपल यही फॉर्मूला, और इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका जी एम डिवाइडेड बाय आर प्लस, कितनी हाइट पे निकालना है आपको, आर बाय 3 पे, तो एच की जगह क्या रख देंगे, आर बाय 3, इसका स्क्वायर जी एम। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3r प्लस आर, ये हो जाएगा आपका 4/3 का स्क्वायर, है ना, यही होगा। और क्या लिख सकते हैं इसको, जब आप पूरा सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 9/16, और ऊपर आ जाएगा जी एम, नीचे आ जाएगा कैपिटल आर का स्क्वायर। अब जी एम बाय आर का स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो स्मॉल जी, तो आपका जी डैश क्या आ जाएगा, जो नया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो आ जाएगा आपका 9/16 जी। ठीक है, बहुत इजी है, और ये आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। एनी डाउट? आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इनसाइड अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अर्थ विल बी। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, सबसे पहले देखेंगे सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है। फॉर्मूला 2π√L/g। ठीक है, सिंपल पेंडुलम आपके सिलेबस में भी है, तो ये फॉर्मूला होता है इनसाइड अ सैटेलाइट। ठीक है, मान लो इस सैटेलाइट पे क्या होगा कि आपकी ग्रेविटी नहीं होगी। ठीक है, सैटेलाइट पे कोई ग्रेविटी नहीं होगी, यानी जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब जी की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, है ना। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा सिंपल पेंडुलम का किसी सैटेलाइट पर, वो हो जाएगा इन्फिनिटी, क्योंकि वहाँ पे कोई ग्रेविटी नहीं होगी। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इफ़ द अर्थ इज़ 1/4 ऑफ इट्स प्रेजेंट डिस्टेंस, जो इस वक्त अर्थ का प्रेजेंट डिस्टेंस है, प्रेजेंट डिस्टेंस का मतलब रेडियस है, ठीक है, जो रेडियस अर्थ का इस वक्त है उसका 1/4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, फ्रॉम द सन, देन द ड्यूरेशन ऑफ द ईयर। देखो यहाँ पे ड्यूरेशन की बात की गई यानी कि टाइम, और प्रेजेंट डिस्टेंस की बात की गई यानी कि रेडियस की बात हो रही है। तो आपको पता है फ्रॉम दी केपलर्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ऑफ केपलर्स, सेकेंड लॉ ऑफ केपलर्स मोशन। क्या है आपका सेकेंड लॉ ऑफ, ये बिल्कुल याद रखेंगे इस फॉर्मूले को, और इस पे क्वेश्चन हर बार पूछा गया, बहुत बार पूछा गया। आप यहाँ पे लिख देंगे रेडियस, ठीक है, रेडियस की पावर 3, ठीक है। और इसको कैसे लिख सकते हैं आप, टी का स्क्वायर इक्वल्स टू टी का स्क्वायर इक्वल्स टू के आर की पावर 3, और कैसे लिख सकते हैं, टी इक्वल्स टू आर की पावर 3/2, है ना, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आपको सबसे पहले तो ये फॉर्मूला ज़रूर से याद रहना चाहिए, रिलेशन ज़रूर याद रहना चाहिए, और ये किसका है, सेकेंड लॉ ऑफ केपलर्स मोशन, ठीक है। अब ये जो प्रेजेंट डिस्टेंस है वो कैसे 1/4 से हो रहा है, तो क्या करेंगे हम इसमें, t इक्वल्स टू रेडियस कितना हो रहा है 1/4 की पावर 3/2, इन शॉर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इसका एक तरीका और है, बिल्कुल मैं आपको डायरेक्ट समझा रही हूँ। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, या फिर इसको और कैसे कर सकते हैं वो सही मेथड देखते हैं क्या है। आप इसमें देखो T1 क्या हो जाएगा आपका, T1 क्या हो जाएगा इसमें आपका R1 की पावर 3/2, इसको ऐसे नहीं, इसको लिखेंगे पहले टाइम पीरियड T2 निकाल लो, ये हो गया आपका R2 की पावर 3/2, और T2 क्या लिखेंगे हम इसमें, T2 क्या लिखेंगे हम इसमें, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ द अर्थ इज़ 1/4 ऑफ इट्स प्रेजेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, मान लो जो रेडियस अर्थ का है उससे 1/4 क्या हो गया, कम हो गया आपका सन से। देन द ड्यूरेशन ऑफ द ईयर, ड्यूरेशन का मतलब टाइम, देखो जो टाइम है और जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ की बात है। तो आपका जो केपलर्स का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता है, केपलर्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ये क्या होता है, टी का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 3, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, टी का स्क्वायर इक्वल्स टू के आर की पावर 3, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं इसको हम, t इक्वल्स टू
के आर की पावर 3/2। ठीक है, ये स्क्वायर जो है ये यहाँ चला जाएगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशन है और सेकंड लॉ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। ठीक, तो अब हम दो टाइम पीरियड निकाल लेंगे। एक तो जो उसका प्रेजेंट टाइम पीरियड था और उसके बाद जो उसमें 1/4 का चेंज हुआ है उसके डिस्टेंस में, उसके रेडियस में, वो वाला टाइम पीरियड। ठीक है, तो हम निकालते हैं T2। कैसे लिख सकते हैं? T2 डिवाइडेड बाय T1। और यहाँ क्या लिख सकते हैं? R2 डिवाइडेड बाय R1 की पावर 3/2। ठीक, इसको हम कर लेंगे T2 डिवाइडेड बाय T1 इक्वल्स टू R2 क्या है? जो आपका रेडियस में चेंज आया है, जो डिस्टेंस में चेंज आया है, वो कितना है आपका 1/4 टाइम्स ऑफ प्रेजेंट। जो पहले रेडियस था उसका कितना हो गया 1/4 और जो पहले रेडियस था वो R1, इसकी पावर 3/2। R1 से R1 कैंसिल, ये हो गया आपका T2 डिवाइडेड बाय T1 इक्वल्स टू 1/4 को आप कैसे लिख सकते हैं? 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, और इसकी पावर 3/2। 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो ये हो गया आपका T2 इक्वल्स टू T1 को भी इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा लगभग T1/8। इस टाइप से आपका आंसर आ जाएगा। सिंपली आप 1/2 का क्यूब करेंगे ना यहाँ पे तो 1/8 आ जाएगा। तो सिर्फ आपको रिलेशन देखना है, तो करेक्ट क्या आ जाएगा आपका 1/8 ईयर। ठीक है, फॉर्मूला लगाना और कुछ नहीं करना, आप ये चीज़ डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे। 1/4 यानी 1/2 का स्क्वायर और उसकी पावर 3/2 सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल एंड उसका क्यूब क्या हो जाएगा 1/8। ठीक है, तो डायरेक्ट भी चेक कर सकते थे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Kepler's law of aerial velocity is constant is equivalent to law of conservation of। कैप्लस का कौन सा लॉ है? ठीक है, जिसका एरियल वेलोसिटी क्या होता है? कांस्टेंट। तो आपको याद रखना है कैप्लस का सेकंड लॉ होता है सबसे पहले तो। ठीक है, तीनों लॉ मैंने आपको कराए कैप्लस के। कैप्लस का कौन सा? सेकंड लॉ होता है जिसमें क्या होता है? एरियल वेलोसिटी यानी dA/dt क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम के बराबर होता है और ये होता है कांस्टेंट। इज इट क्लियर? तो इस रिलेशन को और इस फॉर्मूले को भी बोल सकते हैं, आप याद रखेंगे तो जो कैप्लस का लॉ होता है या फिर एरियल वेलोसिटी जो कांस्टेंट होती है वो किसके इक्विवेलेंट होती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये एंगुलर मोमेंटम है एल। एल क्या है? एंगुलर मोमेंटम। एम क्या है? मास। तो किसके प्रोपोर्शनल होता है, किसके इक्विवेलेंट होता है? एंगुलर मोमेंटम के। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से आप, इस रिलेशन से आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Two satellites A and B are orbiting around Earth in circular orbits of the same radius। दो सैटेलाइट्स हैं A एंड B जो अर्थ के अराउंड क्या कर रहे हैं? सर्कल में मूव कर रहे हैं। ठीक है, आपका अर्थ है, उसके अराउंड क्या है? दो सैटेलाइट है। मान लो ये अर्थ है आपका और इसके अराउंड क्या है? दो सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, एक सैटेलाइट क्या है आपका? A और एक सैटेलाइट क्या है आपका? B। ठीक है, यहाँ पे एक सैटेलाइट है। तो इस अर्थ से एक का डिस्टेंस क्या होगा? R1 और एक का डिस्टेंस क्या होगा? R2। ठीक है, द रेशियो ऑफ मास ऑफ A 15 टाइम्स दैट ऑफ B। जो A का मास है वो 15 टाइम्स है किसका? B का। जो A का मास है वो 15 टाइम्स है मास ऑफ B। ठीक, द रेशियो ऑफ पीरियड रिवोल्यूशन। ठीक है, टाइम पीरियड की बात है। टाइम पीरियड का मोशन में सैटेलाइट्स क्या क्या एक ही है, एक रिलेशन है आपका।
टी का स्क्वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का 3। ठीक है, जब टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है, ओनली रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है, ओनली रेडियस पे, मास पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो आपको जो 15 दे रखा है 15 टाइम्स ऑफ बी, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। किसी का मास चाहे कितना भी हो, उसका जो टाइम पीरियड है वो किस पे डिपेंड करेगा, रेडियस पे। अगर हम इसी तरह देखें तो टी ए निकाल लेंगे, टाइम पीरियड ऑफ ए एंड टाइम पीरियड ऑफ बी, क्या आ जाएगा, दोनों का टाइम पीरियड आ जाएगा सेम, मास पे डिपेंड ही नहीं करेगा। तो आपका जो आ जाएगा टाइम पीरियड ऑफ ए टू टाइम पीरियड ऑफ बी इज़ 1:1 बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड अपॉन दी मास। ठीक है, ये रेडियस पे डिपेंड करता है और उसने बोला है कि वो दोनों सेम रेडियस में है। ये बात कही गई है कि दोनों का रेडियस क्या है, सेम है। जो R1 है और R2 क्या है, सेम है। ठीक है, यानी R1 और R2 क्या है, सेम। अगर दोनों का रेडियस सेम है तो उनका टाइम पीरियड भी क्या होगा, सेम होगा। तो रेशो क्या आ जाएगा आपका, 1:1। क्लियर, ओनली रेडियस पे डिपेंड करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The work done on a body by external force contributes to change in its, किस में चेंज करेगा, वर्क डन हो रहा है किसी भी बॉडी पे बाय एक्सटर्नल फोर्स, तो उसके किस में चेंज होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा। क्लियर, वर्क डन जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी होता है ना आपका, वर्क डन जो होता है वो आपका काइनेटिक एनर्जी के भी इक्वल होता है, जो कि होता है आपका 1/2 mv का स्क्वायर। तो इसमें किस में चेंज होगा, अगर वर्क डन हो रहा है तो उसके काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा, चेंज होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A satellite in free space sweeps stationary interplanetary dust at a rate of dm/dt। इसकी वैल्यू दे रखी है dm/dt की अल्फ़ा v। एक्सीलरेशन ऑफ द सैटेलाइट निकालना है, बाकी इसमें आपको कुछ भी गिवन नहीं है। ठीक है, कुछ भी गिवन नहीं है, सिर्फ dm/dt दे रखा, बाकी कुछ भी नहीं बोला गया। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आपको पता है क्या होगा, फोर्स अपॉन मास, है ना। फोर्स क्या होता है, मास अपॉन मास इनटू एक्सीलरेशन, तो वहीं से आ गया न्यूटन का सेकंड लॉ। ठीक, अब देखो मास तो हो जाएगा लेकिन फोर्स हमें नहीं पता। हमें पता है न्यूटन का सेकंड लॉ जो होता है, सेकंड लॉ न्यूटन का, वो क्या होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, यानी d/dt ऑफ mv। तो इसको और हम कैसे लिख सकते हैं, dm/dt लिख सकते हैं और इनटू में क्या लिखेंगे, v। ठीक है, d/dt mv को क्या लिख सकते हैं, dm/dt। ओके, माइनस में, क्योंकि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, विद द नेगेटिव साइन, तो यहाँ माइनस का साइन चलता रहेगा। अच्छा, यहाँ पे dm/dt की क्या वैल्यू गिवन है, अल्फ़ा v, और एक v पहले से ही है तो ये v, तो ये हो गया आपका माइनस अल्फ़ा v का स्क्वायर। ठीक, ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, फोर्स की वैल्यू आ गई। अब देखो इसमें पुट कर दो एक्सीलरेशन में, फोर्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस अल्फ़ा v का स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया, मास। तो एक्सीलरेशन की क्या रिलेशन आ गया, माइनस अल्फ़ा v स्क्वायर बाय m। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑप्शन बी। इज़ इट क्लियर, कैपिटल M कर दो, M कैपिटल दे रखा है तो कैपिटल M कर दो। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द चेंज इन द वैल्यू ऑफ g, ठीक है, g की बात हुई है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इज सेम एज द डेप्थ x बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। यानी कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है,
ठीक है, इसके 2 फार्मूले करवाए हैं, 3 मैंने। तो इसमें ये बोला गया है जो जी की वैल्यू है अबव द सरफेस और जो जी की वैल्यू है बिलो द सरफेस, वो दोनों ही क्या है, इक्वल हैं। तो आप दोनों का फॉर्मूला लिख देंगे। जी की वैल्यू आपको पता है कि अबव द सरफेस क्या है आपका जी, अबव सरफेस की अगर मैं बात करूं तो जी डैश की वैल्यू क्या आती है आपके पास, जी 1 माइनस 2h/r ई। ठीक है, आर ई क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ, और एच क्या है, अबव द सरफेस। ठीक है, एक इक्वेशन ये हो गई। अगर हम बिलो द सरफेस की बात करें, ठीक है, बिलो सरफेस, उस टाइम जी डैश की वैल्यू क्या होती है आपकी, जी 1 माइनस x/r ई। ठीक है, क्योंकि x डेप्थ दे रखा है, यहाँ क्वेश्चन में देखें जो डेप्थ दे रखा है वो क्या दे रखा है, x दे रखा है। ठीक है, और दोनों की वैल्यू क्या है आपकी, सेम है, तो दोनों को क्या कर देंगे हम, इक्वल पुट कर देंगे। दोनों जब इक्वल हो जाएंगे आपके तो ये हो जाएगा आपका जी 1 माइनस 2h/r ई इक्वल्स टू जी 1 माइनस x/r ई। ठीक है, यहाँ x इसलिए ले रही हूँ क्योंकि आपको गिवन है, डेप्थ जो है वो x गिवन है। ठीक, देखो g से g क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, 1 से 1 भी क्या हो जाएगा कैंसिल, r ई से r ई भी क्या हो जाएगा कैंसिल, और माइनस से माइनस भी हो जाएगा, तो x किसके इक्वल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ h का। ये रिलेशन आ जाएगा x और h के बीच में, तो आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट। देखो बहुत ईजी है, सिंपली आप देख लेना, सारा हो जाएगा। सिंपल आपको क्या करना है, दोनों ही अबव द सरफेस एंड बिलो द सरफेस की जो जी की वैल्यू है उनको इक्वल पुट कर देंगे और सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन देखो आपको समझना पड़ेगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना आप, तो आपको क्वेश्चन अपने आप समझ आते जाएंगे। क्योंकि अभी शायद मैं कर रही हूँ तो आपको लगेगा कि ये मतलब कैसे पता चलेगा, ये सब कुछ आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ होलो स्फीयर। देखो जहाँ पे भी सेंटर की बात आती है ना, ज़्यादातर उसकी वैल्यू क्या होगी, 0, और ग्रेविटेशनल फील्ड भी क्या हो जाएगा आपका वहाँ पे 0 हो जाएगा, सेंटर पे क्या होगा 0। एक्सीलरेशन वैल्यू क्या होगा, स्मॉल जी की वैल्यू भी क्या होगी 0। ठीक है, ये आया ही वहीं से है, क्योंकि आपको पता है ग्रेविटेशनल फील्ड यानी कि कैपिटल जी की वैल्यू की गई है, स्मॉल जी क्या होता है कैपिटल Gm/r²। ये फॉर्मूला होता है ना, ये सब फॉर्मूले आपको मैंने लिखवाए हैं और आप वहाँ से अच्छे से याद करेंगे। ठीक है, तो स्मॉल जी की वैल्यू जब 0 हो जाएगी सेंटर पे, तो कैपिटल जी की वैल्यू भी क्या होगी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो वहीं से आया इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखने में लेंदी है लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे। अर्थ हैज़ मास 9 टाइम्स। अर्थ का जो मास है वो कितना है, 9 टाइम्स है। रेडियस कितना है, ट्वाइस है दैट ऑफ प्लैनेट मार्स। ठीक है, एक और जो आपका प्लैनेट है वो कौन सा है, मार्स है, मंगल ग्रह है। ठीक है, तो मंगल ग्रह का जो मास है वो अर्थ का कितना है, 9 टाइम्स। तो आप देखेंगे कि मास ऑफ अर्थ कितना गिवन है, 9 टाइम्स ऑफ मास ऑफ मंगल ग्रह। ठीक, और जो रेडियस गिवन है किसकी, अर्थ की, वो कितना है, ट्वाइस है रेडियस ऑफ मार्स। ठीक, कैलकुलेट द मैक्सिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय रॉकेट टू एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ मार्स। देखो एस्केप की बात हुई है, ठीक, तो हमें सिंपल सी बात है, एस्केप वेलोसिटी आता है। इज़ इट क्लियर, एस्केप वेलोसिटी। अब हमें सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लेना है एस्केप वेलोसिटी का। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, रूट में ट्वाइस ऑफ Gm/r का स्क्वायर। ठीक, यही होता है हमारे पास। अगर मैं एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ निकालना चाहूँ तो मैं इसके नीचे क्या लिख दूँगी, ई,
ये दोनों ई हो गया, अर्थ का हो गया। इसी तरह अगर मैं आपका एस्केप वेलोसिटी मार्स का भी निकालूंगी, इसका भी फॉर्मूला हम लिख लेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ जी एम एम बाय आर एम। ठीक है, अब इन दोनों को कर लेंगे सॉल्व। वी एम बाय वी ई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो रूट में ट्वाइस ऑफ जी एम एम, मास ऑफ मार्स जो मंगल ग्रह का मास और रेडियस तो हमें कुछ भी गिवन नहीं है ना, तो इसको एज इट इज़ हम लिख देंगे। रेडियस ऑफ मार्स डिवाइड करेंगे ट्वाइस ऑफ जी, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ कितना है 9 टाइम्स ऑफ मास ऑफ मार्स, ठीक, डिवाइडेड बाय, और रेडियस कितना है ट्वाइस ऑफ जितना रेडियस आपका मंगल ग्रह का है। इज इट क्लियर? देखो m से m कैंसिल हो जाएगा, g से g भी कैंसिल हो जाएगा, rm से rm भी कैंसिल होगा, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास, ऊपर आपके पास क्या बचेगा, रूट में 2/9, रूट में 2/9, ठीक है। तो ये हो गया आपका वी एम इक्वल्स टू, आप यहाँ पे v है इसको यहाँ ले जाएंगे तो ये हो गया आपका रूट में 2/9 इंटू में वी ई, और एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ कितना है आपका, सरफेस ऑफ अर्थ टू बी 11.2, ठीक है। ये तो फिक्स होता है, अगर आपको गिवन है तो अच्छी बात है, नहीं तो इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका रूट में 2/9 मल्टीप्लाई 11.2, ठीक। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके इसका आंसर आप फाइंड आउट कर लेंगे। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, सॉल्व करेंगे तो 5.279 किलोमीटर पर सेकेंड, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे, सिंपल फॉर्मूला ही आपको लगाना था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू सैटेलाइट्स है जिसका मास क्या है m1 है और m2 है, ठीक है। दो सैटेलाइट हैं, मास m1 एंड m2, रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड दी अर्थ, अर्थ के अराउंड क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट में, जिसका रेडियस है r1 और जिसका रेडियस है r2, देन द रेशियो ऑफ देयर ऑर्बिटल वेलोसिटीज़, ठीक है। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे। क्या होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला, जो एस्केप का था बस उसमें 2 आ जाता और इसमें 2 नहीं आता, gm/r का स्क्वायर, ठीक है। अगर हम किसका निकालना चाहेंगे, v1, पहले सैटेलाइट की वेलोसिटी निकालना चाहें ऑर्बिटल, तो ये हो जाएगा g, मास क्या है m1 डिवाइडेड बाय रेडियस क्या है r1 का स्क्वायर, ठीक है। एंड v2 दूसरे सैटेलाइट का अगर हम निकालना चाहें तो ये होगा रूट में gm2 डिवाइडेड बाय r2 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करोगे, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, रेशो निकाल दो, यही करते हैं जनरली हम, v1/v2 यही निकालना ही है हमको। और देखो सारे जो फॉर्मूले हैं वो रेडियस की टर्म्स में है, तो हमें m1 m2 नहीं देखना है, ठीक है, इसको इग्नोर करेंगे, हम रिलेशन किस में निकाल देंगे, r1 और r2 में। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, रूट में gm1 डिवाइडेड बाय r1 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई में नीचे लिखेंगे तो वो ऊपर आ जाएगा ना, मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ, ठीक है, इतना तो कर पाएंगे आप। तो ये आपका रिलेशन v1 एंड v2 r1 और r2 में क्या आ जाएगा, स्क्वायर है, रूट हटाएंगे तो क्या बच जाएगा, सॉरी यहाँ पे आपका आर स्क्वायर नहीं आता, ठीक है, सिंपली आर होता है, तो आर स्क्वायर को आप हटा देंगे, आर स्क्वायर नहीं होता है, ओनली आर होता है,
ठीक, तो आपका रिलेशन क्या हो गया, R2 डिवाइडेड बाय R1, ठीक है, ये आ गया आपका रिलेशन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। एनी डाउट? आपको क्या याद होना चाहिए था, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल और एस्केप और स्मॉल जी की वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देख लो क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है आपका आखिरी क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन। अ मिसाइल इज लॉन्च्ड विद वेलोसिटी लेस देन एस्केप वेलोसिटी। आपको पता है एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ कितना होता है, 11.2, ठीक है, किलोमीटर पर सेकेंड। अब इससे कम वेलोसिटी से एक मिसाइल को लॉन्च किया गया है, ठीक है, मिसाइल को लॉन्च किया गया है जिसकी वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से कम है। अगर ज़्यादा होगी तो क्या हो जाएगा, वो तो एस्केप कर जाएगा ना। तब उसका आपका काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मिसाइल बताना है। देखो टोटल काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड में काइनेटिक एनर्जी की बात करें, ठीक है, वैसे तो ½ mv² होता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर हम बात करें तो क्या फॉर्मूला होता है, Gmm/r विद नेगेटिव साइन, विद 2, डिफरेंस याद रखना है आपको। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, Gmm/r। दोनों में डिफरेंस दिख रहा है आपको, ऑलमोस्ट सेम है, बस यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ 2 है। तो टोटल जो एनर्जी हमारी आती है वो हमेशा क्या होता है, टोटल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर देंगे, -2 Gmm/r प्लस Gm/r। तो जब सॉल्व करेंगे तो ऑलमोस्ट क्या आ जाएगा, -Gmm/r। तो जो टोटल एनर्जी हमारी निकल रही है, बस आपसे क्या पूछा गया, कुछ वैल्यू नहीं पूछा गया, बस साइन की बात की गई, पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, तो आपका क्या आया है, नेगेटिव। तो करेक्ट आंसर इज नेगेटिव, ठीक है। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, नेगेटिव हो जाएगी, बस ये करना था। ओके, थैंक यू। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस थे और इनमें से कुछ क्वेश्चन तो बार बार रिपीटेड थे, जो जी की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूलेज आपको अच्छे से टिप्स पे होने चाहिए। एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके। क्लियर, ये क्वेश्चन आपको समझ आएंगे। अब आप प्रैक्टिस करना, आपसे ऑलमोस्ट क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर फॉर्मूले याद है ना तो आपको क्वेश्चन ईजिली समझ आएगा कि क्या क्या गिवन है और क्या आपको करना है, ठीक है। देख लो, फॉर्मूले से हटकर क्वेश्चन पूछे ही नहीं गए हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके। क्लियर, कोई और डाउट हो और कोई क्वेश्चन हो इनसे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।